हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर से द राइट थिंग इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फ्रॉम सीन 2 ऑफ द प्ले। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये सारे ही फॉल्स हैं यानी गलत स्टेटमेंट है। इन्हें हमें रेक्टिफाई करना है यानी करेक्ट करना है, जो भी मिस्टेक है उसे करेक्ट करना है। तो पहला है, मिसेस हार्डिंग स्टेट्स दैट दे डू नॉट लाइक लंदन एज इट इज नॉट द सेम एज लैंडफील्ड। ये गलत है। मिसेस हार्डिंग ने ये कहा था कि उन्हें लैंडफील्ड बहुत पसंद है इवन दो ये लंदन की तरह नहीं है। सेकंड है, मिसेस हार्डिंग वाज प्लीज्ड टू नो दैट मैरी वाज फेमिलियर विद हर चिल्ड्रन। ये गलत है। मिसेस हार्डिंग जो है वो इस बात से खुश नहीं हुई थी कि मैरी जो है वो उनके बच्चों को जानती है। वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी क्योंकि मैरी किसी और के बच्चों को जो है उनका समझ रही थी। She was not happy because Mary mistook other children as hers. Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best as she read a lot of newspapers. ये गलत है। Mrs. Shaw ने ये शेयर किया था कि उन्हें मिसेस बेस्ट पसंद है क्योंकि वो एक नाइस वुमेन है, अच्छी महिला है, इसलिए नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। Mrs. Harding and Mrs. Shaw agree that wearing a blue dress with a red coat is unfashionable. ये गलत है। उन्होंने अग्री नहीं किया था कि रेड कोट और ब्लू ड्रेस जो है अनफैशनेबल है। उन्होंने कहा था उन्हें ये कॉम्बिनेशन पसंद है। मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट। नहीं, उसने कहा था कि वो डॉग जो है क्यूट नहीं है। उसने कहा था वो डॉग डर्टी है और उसे डॉग्स पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये सारे स्टेटमेंट्स के रेक्टिफिकेशन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो है आपको चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है यानी चैप्टर का एक हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। तो पहला है, व्हाट डज मिसेस शॉ इम्प्लाई व्हेन शी सेज वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर। तो मिसेस शॉ का इस बात से क्या मतलब है? इम्प्लाई का मतलब हुआ इसका क्या मतलब है जब वो ये कह रही हैं कि एक दिन तुम्हें भी जो है इन घरों में जाना होगा और लोगों से बात करनी होगी। इस बात से उनका मतलब है शी वॉन्ट्स मैरी टू डेवलप सोशल स्किल्स फॉर द फ्यूचर। वो चाहती हैं कि मैरी में जो है सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो फ्यूचर के लिए। सोशल स्किल्स क्या हुए? लोगों से कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनके साथ जो है बिहेव करना है, ये जो है वो अपने फ्यूचर के लिए सीख जाए। Complete the following sentence with the correct option from the brackets. Mrs. Shaw and Mary are discussing how to have a polite conversation. वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो है हमें लोगों के साथ जो है अच्छे से बात करनी है, polite conversation करनी है। Why did Mary insist on staying with her mother when the guest arrived? Mary wanted to stay and talk to the guest to prove she could talk well and help her mother. वो जो है इसलिए वहां पे रह के गेस्ट से बात करना चाहती थी क्योंकि वो प्रूव करना चाहती थी कि वो एक तो लोगों से अच्छे से बात कर सकती है और अपनी मम्मी की मदद कर सकती है। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स टू द कैरेक्टर्स इन द एक्सट्रैक्ट। तो मैरी क्या है? वो ईगर है। मिसेस शॉ क्या है? कॉशियस है। राइट। मिसेस शॉ जो है वो थोड़ी कॉशियस है यानी जो है वो हर चीज को जो है सोच समझ के करती हैं, एकदम से नहीं कर देती हैं। तो हर चीज में जो है वो थोड़ा ध्यान रखती हैं। और मैरी जो है वो बहुत ही ईगर है, वो जानना चाहती है, उसके अंदर बहुत ही जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि आखिर लोगों से कैसे बात करनी है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट अगेन जो है हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज शी स्टेज इन द बेड इन द मॉर्निंग एंड कम्स आउट ओनली इन द आफ्टरनून। तो उसने जब दोपहर में देखा किसी को तो उसने समझा कि ये मिसेस कॉटर ही होंगी क्योंकि सुबह सुबह तो वो बेड पे सोती हैं, तो वो दोपहर में ही बाहर निकलती हैं, तो दोपहर में अगर कोई दिख रहा है तो वो मिसेस कॉटर है। What does Mary's comment about Mrs. Cotter staying in bed and calling the doctor suggest about her understanding? तो ये जो उसने कमेंट किया कि मिसेस कॉटर जो है वो बेड पे रहती हैं सुबह सुबह और जब देखो तब डॉक्टर को बुलाती हैं, इस कमेंट से हमें मैरी के बारे में क्या समझ में आता है कि उसकी क्या समझ है, कितना कितना उसके अंदर दिमाग है। इससे हमें ये समझता है शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प। इससे हमें ये समझ में आ रहा है
कि मैरी इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि लोगों को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है। हाउ कैन वी से दैट मैरी एंजॉयड गुड हेल्थ? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो कभी भी जो है अपनी लाइफ में डॉक्टर के पास नहीं गई है, इसका मतलब है कि वो हमेशा से हेल्दी है। Identify whether the following statement is true or false. Mary might have unintentionally offended Mrs. Harding. मैरी ने जो है हो सकता है अनजाने में मिसेस हार्डिंग को दुख पहुंचाया हो, ऑफेंड किया हो, उन्हें जो है दुख पहुंचाया हो। तो ये ट्रू है, उसने अनजाने में उन्हें दुख पहुंचा दिया क्योंकि उसने ये कहा कि मिसेस कॉटर जो है सुबह सुबह बेड पे ही रहती हैं, उससे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। और जबकि मिसेस हार्डिंग जो है वो भी सुबह सुबह बेड पे ही रहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी जो हूँ सुबह बेड पे ही होती हूँ। तो इसलिए किसी को ऐसे कहना ये गलत हुआ, राइट, क्योंकि उसने अनजाने में कह दिया मिसेस कॉटर सुबह बेड पे रहती हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। पर जिससे कह रही है वो इंसान भी सुबह सुबह बेड पे ही रहता है। What does Mary's comments about Mr. Best's routine and profession reveal about her viewpoint on bankers and their way of life? तो मैरी ने जो कमेंट किया था मिस्टर बेस्ट की लाइफ और उनके प्रोफेशन के बारे में, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो है बैंकर्स को किस नजरिए से देखती है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, यानी उसका नजरिया क्या है, उसे क्या लगता है। तो मैरी को लगता है बैंकर्स जो हैं वो बोरिंग हैं और एक हैप्पी लाइफ नहीं जीते हैं। उसे लगता है वो बस ट्रैवल करते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। What can we infer about Mary's understanding of polite conversation based on her interactions with the guest? तो मैरी का ये जो इंटरेक्शन हुआ गेस्ट के साथ, उससे जो है हमें क्या समझ में आता है मैरी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि पोलाइट कॉन्वर्सेशन का मतलब उसके लिए क्या है। इन्फर का मतलब होता है समझना, तो हम इससे क्या समझ रहे हैं। वी कैन इन्फर दैट मैरी डजंट अंडरस्टैंड पोलाइट कॉन्वर्सेशन। हम समझ सकते हैं कि मैरी को जो है नहीं पता है पोलाइट कॉन्वर्सेशन क्या होती है। शी सेज वॉट एवर शी थिंक्स विदाउट थिंकिंग इफ इट विल हर्ट समवन। वो कुछ भी कह देती है बिना सोचे समझे, वो ये भी नहीं सोचती है कि जो वो कह रही है उससे किसी को चोट लग सकती है, बुरा लग सकता है। What do you think the repeated stage direction "no one speaks" indicates about the atmosphere in the room when Mary speaks? तो ये जो प्ले है इसमें बार बार ये चीज कही गई है, राइट, नो वन स्पीक, सब लोग चुप हो गए हैं, कोई ये बात नहीं कर रहा है। तो इससे जो है हमें उस रूम के एटमॉस्फेयर के बारे में क्या पता चल रहा है, कि हमें क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है जब बार बार जो है नरेटर जो है प्ले में ये कह रहा है कि अब सब लोग चुप हो गए हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है। When the play says no one speaks, it means everyone is shocked or uncomfortable because of Mary's words. तो जब प्ले में ये कहा जाता है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इससे जो है हमें ये समझ में आता है कि हर कोई जो है वो शॉक्ड है और अनकंफर्टेबल है, बड़ा ही अजीब सा महसूस कर रहा है क्योंकि मैरी ने कुछ बहुत ही अजीब सा कह दिया है। तो मैरी के शब्दों की वजह से जो है हर कोई शॉक्ड हो गया है और अनकंफर्टेबल है। How does Mary's attitude towards the guest change throughout the play? Mary tries to act helpful in the beginning but ends up making the guest uncomfortable by saying wrong things. तो स्टार्टिंग में जो है मैरी ट्राई करती है कि वो जो है मदद करे अपनी मम्मी की बात करने में लोगों से, बट एंड में क्या होता है वो गेस्ट को जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा देती है गलत चीजें कह के। What do Mrs. Harding's and Mrs. Lee's responses to Mary's blunders during their visit reveal about their characters? तो मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जो है वो जैसे मैरी की गलतियों के ऊपर रिएक्शन देती हैं, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है उनके कैरेक्टर के बारे में। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों ही पोलाइट हैं बट उन्हें बुरा तो लग रहा है, दे आर पोलाइट बट अपसेट। They didn't fight with Mary but decided to leave. उन्होंने मैरी से लड़ाई तो नहीं करी, उसे कुछ बुरा भला भी नहीं कहा, बट उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। In what way does the play show the importance of knowing how to engage in polite conversation? The play shows how important it is to speak kindly and think before we talk. Saying the wrong thing can hurt people. तो ये जो प्ले है ये हमें इस चीज की इम्पोर्टेंस समझा रहा है कि हमें जो है लोगों के साथ जो है काइंड होके बात करना चाहिए, काइंड वर्ड्स जो है हमें बोलने चाहिए और बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत चीज कह देंगे तो उससे लोगों को बुरा भी लग सकता है।
नेक्स्ट जो है हमारी ग्रामर एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो है सफिक्स की बात हो रही है। नाउ सफिक्स क्या है? तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे हमने कुछ ऐड करके नए वर्ड्स बनाए हैं। तो ये जो वर्ड है ये है हमारा रूट वर्ड। इसके आगे जो हमने ऐड किया वो हो गया हमारा सफिक्स। तो ह्यूमर के आगे अगर हमने ओ यू एस लगाया तो वर्ड बन गया ह्यूमरस। तो ये जो है सफिक्स है, ये रूट वर्ड है और ये नया वर्ड हमने बनाया है। हिलेरियस के आगे एल वाई लगाए तो हिलेरियसली। कम के आगे आईएनजी लगाए तो कमिंग। ब्यूटी के आगे फुल लगाए तो ब्यूटीफुल। तो ऐसे जो है हमने नए वर्ड्स बनाए हैं सफिक्स लगा के। ना यहाँ पे जो है कभी कभी जो है जब आप सफिक्स को ऐड कर रहे हो तो वर्ड की स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कम जो है वो ई में एंड हो रहा है, तो हमने ई हटा के आईएनजी कर दिया, कमिंग कर दिया, राइट? यहाँ पे ई नहीं आया है नई स्पेलिंग में। ब्यूटी जो है वाई में एंड हो रहा है तो हमने वाई हटा के आई कर दिया और एफ यू एल कर दिया। तो कभी कभी जब आप सफिक्स को ऐड करते हो तो वर्ड की स्पेलिंग भी चेंज हो सकती है। नाउ यहाँ पे जो है आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको उन्हें डिवाइड करना है रूट वर्ड और सफिक्स में। तो ग्लैडली है ग्लैड प्लस ली, एल वाई। बैंकर है बैंक प्लस अर्ब, ई आर। गाइडेंस है गाइड प्लस एंस, ए एन सी ई। क्वाइटली है क्वाइट प्लस ली। वॉकिंग है वॉक प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे रूट वर्ड है ये और सफिक्स है ये। तो ऐसे जो है आपको हर वर्ड को जो है डिवाइड करना है रूट वर्ड और सफिक्स में। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ कॉलम 1 में जो है हमें वर्ड्स दिए हैं। कॉलम 2 में जो है इन वर्ड्स में कौन से सफिक्स ऐड हुए हैं वो लिखा हुआ है। नाउ कॉलम 3 जो है उसे हमें करेक्टली अरेंज करना है। कॉलम 3 में जो है इन वर्ड्स के मीनिंग या फिर इनके पर्पस जो है वो मेंशन है, बट ये जो है ये सब गलत ऑर्डर में है, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। और कॉलम 4 में हमें और एग्जाम्पल वाले वर्ड्स लिखने हैं जिसमें अगर जो है हम सेम सफिक्स को ऐड करें तो और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं वो कॉलम 4 में आएगा। तो देखिए कॉलम 1 में है बायोलॉजी, इसमें हमने लॉजी ऐड किया है जिसका मतलब होता है किसी चीज की पढ़ाई। तो अगर जो है बायोलॉजी की बात हो तो बायो की पढ़ाई हो गई, सोशियोलॉजी का मतलब सोसाइटी की पढ़ाई, जूलॉजी यानी एनिमल की पढ़ाई। टॉलरेंस जो है उसमें हमने एंस जो है वो ऐड किया है, ए एन सी। इससे क्या है, ये वर्ड नाउन बन गया है। ऐसे ही एक्सेप्टेंस या इम्पोर्टेंस, ये सब जो है ये नाउन है क्योंकि ये किसी स्टेट की बात हो रही है, स्टेट ऑफ बीइंग टॉलरेंट। यानी जो है कोई चीज आप बर्दाश्त कर पा रहे हो, ये आपकी टॉलरेंस है, आपकी टॉलरेंस पावर है। तो ये है नाउन। ऐसे ही एक्सेप्टेंस जो है किसी चीज को एक्सेप्ट करने का स्टेट। इम्पोर्टेंस यानी किसी चीज की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या महत्वता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं नाउन। तो जब हमने एंस को लगाया तो ये वर्ड्स जो है वो नाउन बन गए। स्टॉप्ड में जो है हमने ईडी लगाया है, उससे क्या हुआ है, ये वर्ड जो है पास्ट टेंस में चेंज हो गया है, राइट? स्टॉप के आगे अगर ईडी लगा दिया तो पास्ट टेंस हो गया, स्टॉप्ड। कोई चीज काम करना रुक गई। वॉक्ड यानी वॉक की। प्लेड यानी खेला, ये सब पास्ट टेंस में है। तो ईडी लगा के हमने वर्ड्स को पास्ट टेंस में कर दिया है। बैकवर्ड में हमने वर्ड लगाया है, डब्ल्यू ए आर डी। तो उससे क्या हुआ है, किसी सर्टेन डायरेक्शन की बात हो रही है। बैकवर्ड यानी पीछे की साइड जा रहे हैं। फॉरवर्ड यानी आगे की साइड जा रहे हैं। अपवर्ड यानी ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। करेजियस में हमने ओ यू एस लगाया है, इससे क्या हुआ है, ये वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव में चेंज हो गए हैं। करेजियस, राइट? किसी की क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी हुई कि राम इज अ करेजियस बॉय, शी इज वेरी जॉयस, शी इज वेरी नर्वस। तो ये सब जो है ये क्वालिटीज हैं नाउन की, राइट? तो ये सब हुए एडजेक्टिव। तो वर्ड को हमने एडजेक्टिव में चेंज कर दिया ओ यू एस लगा के। क्वाइट के आगे हमने एल वाई लगाया तो क्वाइटली हो गया। इससे क्या हुआ, ये वर्ड एडवर्ब में चेंज हो गया, यानी एक्शन कैसे हो रहा है उस चीज को डिफाइन अब ये वर्ड कर रहा है, एडवर्ब बन गया, राइट? शी स्पीकिंग वेरी क्वाइटली, बहुत धीरे से बात कर रही है। तो स्पीकिंग हमारा एक्शन वर्ड हुआ, वर्ब हुआ, राइट? कैसे बात कर रही है, क्वाइटली, धीरे से। तो क्वाइटली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ऐसे ही स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली, कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है। चलना क्या हुआ, एक्शन यानी वर्ब। तो वॉक हुआ हमारा वर्ब और स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब। ऐसे ही हैप्पीली, ये जो है एडवर्ब हुआ। तो हमने वर्ड्स को एडवर्ब में चेंज कर दिया एल वाई लगा के। ईएसटी लगाया तो हमने वर्ब की सुपरलेटिव फॉर्म कर दी, टफेस्ट, राइट? दिस इज द टफेस्ट थिंग। फास्टेस्ट, सबसे तेज।
स्मार्टेस्ट, सबसे ज्यादा स्मार्ट, तो जो है सुपरलेटिव डिग्री में किसी चीज को लाने के लिए हम उसके आगे ईएसटी लगा देते हैं। टोमाटोज, हमने टोमेटो के आगे जो है ईएस लगा दिया, उससे क्या हो गया, वर्ड प्लूरल में चेंज हो गया, राइट। एक टमाटर टोमेटो, हमने टोमेटोज कर दिया बहुत सारे टमाटर। पोटैटोज मैचेस, ऐसे वर्ड को हम जो है प्लूरल में चेंज कर सकते हैं ईएस लगा के। तो समझ में आया ना, यहाँ पे वर्ड्स जो हैं, यहाँ पे उनके सफिक्स हैं, यहाँ पे इधर उसका मीनिंग या फिर उसका पर्पस क्या है, और यहाँ पे सेम सफिक्स वाले एग्जाम्पल हैं। Fill in the blanks using words given in the brackets by adding suitable suffixes। तो यहाँ पे इन वर्ड्स में जो है हमें करेक्ट सफिक्स ऐड करके यहाँ पे fill in the blank करना है। To communicate effectively, अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए जो है choose your words and topics wisely। अपने शब्द और अपने टॉपिक जो है दिमाग से चुनने चाहिए, वाइजली चुनने चाहिए। Avoid discussing things you don't know much about or that could upset someone। ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता हो या फिर जिससे जो है किसी को बुरा लग सके। Remember to be respectful towards other। ध्यान रखना है कि दूसरे के प्रति जो है हम आदर रखें। Including yourself and express your appreciation। और अपने प्रति भी आदर से बात करें, ऐसा नहीं है खुद का डिसरिस्पेक्ट करें, और अपने जो अप्रिसिएशन है उसको एक्सप्रेस करें, यानी अगर किसी ने कुछ कुछ अच्छी चीज करी है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फाइनली ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट। और हमेशा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसका उत्तर जो है तुरंत देना है, आंसर देना है। ऐसा नहीं है 10 घंटे बाद आंसर दे रहे हो, किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो जवाब उसी समय देना है। Read the highlighted words in the following sentences from the text. But does anyone want to hear the things that you say? I can't tell you everything. Select the correct answer. Is there a difference in the meaning of say and tell? तो क्या say और tell ये जो दो words हैं इसमें जो है कुछ difference है इनके meaning में? है। Yes, there is a difference. क्या difference है? Say focuses on the message and does not always require a listener. Say जब भी हम use करते हैं तो मेन चीज जो है वो मैसेज है कि क्या मैसेज दिया जा रहा है। कोई इस चीज को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बोलूं भागवत गीता में लिखा है, भागवत गीता सेज डू योर कर्मा, रेस्ट लीव अप टू गॉड। तो यहाँ पे भागवत गीता में कहा गया है, राइट, भागवत गीता कहती है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तो यहाँ पे जो मैं से का यूज कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेन फोकस मेरा मैसेज पे है। कोई सुन रहा है उस मैसेज को या नहीं सुन रहा है, कोई लिसनर है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, से का यूज तब होता है जब हम मैसेज पे फोकस कर रहे हैं ना कि लिसनर पे। टेल जो है वो तब यूज होता है जब जो है हम लिसनर पे कि उस मैसेज को कौन रिसीव कर रहा है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। और हमेशा जब भी हम टेल का यूज करेंगे तो किसी ना किसी लिसनर की जरूरत होगी। टेल मी व्हाट यू वांट, राइट, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, यानी कोई इस बात को सुन रहा है। तो जब भी जो है लिसनर पे फोकस हो, किसी से बात कर रहे हो उस पे फोकस है, तो टेल का यूज होगा। से का यूज तब होता है जब मैसेज पे फोकस हो रहा है, आप क्या कह रहे हो उस चीज पे फोकस कर रहे हो, बजाय इसके कि कोई उसे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या सुनने वाले पे फोकस है या नहीं है, उस पे नहीं होगा। से जब हम यूज कर रहे हैं तो खाली मैसेज पे फोकस होता है। Fill in the blanks with suitable words from the sets of words given in the box below. Make changes in the verb form tense if necessary। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। हमें करेक्ट वर्ड से जो है यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो हमारा पहला है फेच एंड ब्रिंग। नाउ फेच और ब्रिंग में क्या डिफरेंस है? फेच का मतलब होता है आप कहीं पे जाओ किसी चीज को लाने के लिए, तो आपका पर्पस किसी जगह पे जाने का है कि आप कोई चीज वहां से वापस लेके आओ, उस चीज के लिए आप उस जगह गए और उसे लेके आए, तो वो हुआ फेच। ब्रिंग का मतलब होता है आप जो हो कहीं पे हो और वहां से जो है कोई चीज आप अपने साथ वापस लेके आ रहे हो, तो वो हुआ ब्रिंग। तो मैंने यहाँ पे देखिए कैसे यूज किया है, आई वुड बेटर गो एंड फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन एंड देन ब्रिंग हर होम।
तो मैं जो हूँ स्टेशन जाके अपनी मम्मी को लेके आऊंगा घर वापस। तो फेच का यूज मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यों किया है, क्योंकि स्टेशन पे मेरा जाने का पर्पस क्या है, मम्मी को लेके आना। तो जो है जब मैं किसी पर्पस से किसी जगह जा रही हूँ कि मैं यहाँ से इस चीज को लेके आऊंगी अपने साथ, तो मैं फेच का यूज करती हूँ, इसलिए यहाँ पे हुआ है फेच का यूज। अब जब मैं वहां पे पहुंच गई तो मैं उन्हें वहां से अपने साथ लेके आ रही हूँ, तो इसलिए हो गया यहाँ पे ब्रिंग, कि आप कहीं पे हो और अपने साथ किसी चीज को वापस लेके आ रहे हो। नेक्स्ट है सी एंड लुक। सी जो है उसका मतलब होता है कि हमारे सामने कोई चीज है, हमारे व्यू में है, हमें दिख रही है, बट हम उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं वो जरूरी नहीं है, बस दिख रही है, मुझे सामने है, राइट। लुक का मतलब होता है आप किसी डायरेक्शन में अपनी आंखों का फोकस करो, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखो, तो वो हो गया लुक। तो मैंने यहाँ पे फिल किया है, आई लुक्ड एट द फोटो बट आई डिडंट सी एनीवन फेमिलियर। तो मैंने फोटो को देखा, ध्यान से देखा, राइट, क्योंकि अब मुझे देखना है इस फोटो में कोई है या नहीं है, कौन कौन है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लुक का यूज किया है, और सी इसलिए क्योंकि जो है फिर उसके बाद मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पे खाली दिखने की बात हो रही है, बट यहाँ पे जो है ध्यान से देखने की बात हो रही है। तो आई लुक्ड एट द फोटो बट आई डिडंट सी एनीवन फेमिलियर। नेक्स्ट है लिव एंड स्टे। लिव का मतलब होता है परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, किसी जगह जो है आप परमानेंटली रह रहे हो, ये आपका परमानेंट घर है। स्टे का मतलब होता है किसी लोकेशन में जो है आप टेम्परेरी रह रहे हो, आप वहां पे गेस्ट हो या विजिटर हो, तो वो हुआ स्टे। तो इसे मैंने यहाँ पे फिल किया है, आई लिव इन अ स्मॉल टाउन। मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ, यानी मेरा घर जो है छोटे शहर में है। बट आई ऑफन स्टे विद माई रिलेटिव्स इन द सिटी। बट मैं जो हूँ अक्सर अपने रिलेटिव्स के साथ शहर में रहती हूँ। तो लिव का मतलब हुआ परमानेंट रेजिडेंस, और स्टे का मतलब हुआ कहीं पे आप टेम्परेरी रह रहे हो। स्टडी और लर्न में क्या डिफरेंस है? स्टडी का मतलब होता है स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की तरह जो है आप किसी चीज को जो है सीख रहे हो, कुछ टाइम जो है अपना उस चीज में लगा रहे हो, उस चीज को सीखने के लिए, क्योंकि ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। तो आप जो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हो, कॉलेज में, वो हो गया स्टडी। लर्न का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना, कोई स्किल सीखना, कोई एक्सपीरियंस से या पढ़ाई करके कोई स्किल सीखना या ज्ञान इकट्ठा करना, वो हो गया लर्न। तो यहाँ पे मैंने कैसे जो है इसे यूज किया है, आई नीड टू स्टडी फॉर माई मैथमेटिक्स एग्जाम दिस वीकेंड। मुझे मेरे एग्जाम के लिए इस वीकेंड पढ़ाई करनी है। सो आई होप टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स अलोंग द वे। तो जो हूँ मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं कुछ नया सीखूंगी, कोई नई कॉन्सेप्ट सीखूंगी, राइट। तो यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ मैथ एग्जाम के लिए, बट जो कॉन्सेप्ट सीखूंगी, जैसे जो है अगर आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब जो सीख रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए है, राइट। खाली एग्जाम में ही नहीं, पूरी लाइफ में ये काम आएंगे। तो ये हो गई आपकी लर्निंग। और जो आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, वो हो गई आपकी स्टडी। स्पीक और टॉक में क्या डिफरेंस है? स्पीक का मतलब होता है एक्सप्रेस थॉट्स और आइडियाज अलाउड ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशंस। अक्सर जो है फॉर्मल सिचुएशन में जब जो है हम अपने थॉट्स जो है वो एक्सप्रेस करें, अपने आइडियाज को जो है बताएं, तो वो हो गया स्पीकिंग। टॉकिंग का मतलब हुआ किसी इंसान के साथ जो है हम कॉन्वर्सेशन में है, यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो हुआ टॉक। स्पीक का मतलब हुआ कोई जो है बोल रहा है, यानी कोई एक स्पीच जैसा है, वो हुआ स्पीक। Could I speak to Mrs. Kalpana, who is going to talk to us about gardening? Said Ritu. Could I speak to Mrs. Kalpana? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ मिसेस कल्पना से? तो जब जो है हम किसी से बात करने की बात करते हैं, could I speak to, तो हम speak यूज करते हैं जनरली उस कॉन्टेक्स्ट में जब किसी से बात करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Who's going to talk to us about gardening? जो कि जो है हमसे गार्डनिंग के बारे में बात करेंगी, said Ritu. नेक्स्ट है hear and listen. हेयर का मतलब होता है परसीव साउंड्स अनइंटेंशनली थ्रू द ईयर्स। कोई चीज जो है आपके कान में बस सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है, यानी आप कुछ हेयर कर रहे हो, यू आर हेयरिंग समथिंग, यू आर हेयरिंग नॉइजेस और एनीथिंग। यानी जो है आपको वो चीज जो है अनइंटेंशनली सुनाई दे रही है, यानी ऐसा नहीं है आप ध्यान देके सुन रहे हो या ऐसा कुछ है, आप सड़क पे चल रहे हो, गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, राइट, तो आपको सुनाई दे रहे हैं, यानी यू आर हेयरिंग द नॉइजेस। लिसन का मतलब होता है कोई चीज जो है आप ध्यान से सुन रहे हो, आप जो है पूरा ध्यान लगा के इंटेंशनली उस चीज को सुन रहे हो, तो वो होता है लिसन।
तो यहाँ पे है आई कैन हेयर द म्यूजिक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस, मैं जो हूँ अपने पड़ोसी के घर से जो है म्यूजिक सुन पा रही हूँ, राइट। मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, बज रहा है तो मुझे सुनाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है मैं इंटेंशनली इस चीज को सुन रही हूँ, म्यूजिक मैंने बजा रखा है, लगा रखा है अपने घर में और मैं उसे सुन रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस वो सुनाई दे रहा है। बट आई नीड टू लिसन टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, बट मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर मुझे लिरिक्स जो है वो जानने हैं, समझने हैं कि क्या जो है गाना है, क्या बोल रहा है गाने में, वो समझने के लिए मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा, राइट। तो जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हो पूरा इंटेंशनली यानी जानबूझ के, तो वो है लिसनिंग। और अगर कोई चीज आपको ऐसे ही सुनाई दे जा रही है क्योंकि वो नॉइज आ रही है, इस समय है आपके एटमॉस्फेयर में, तो वो हो गया हियरिंग। नेक्स्ट जो है हमारी टेंस की एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हुई है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका मतलब है हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट के इस मोमेंट में जो है कंटिन्यूअस चल रहा है। जैसे कि मिसेस शॉ हैज बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग फॉर मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस लीज विजिट। मिसेस शॉ जो है सुबह से जो है इस कमरे को तैयार कर रही हैं मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली की विजिट के लिए। तो ये जो तैयारी करने का जो काम है, ये जो एक्शन है, ये सुबह से चल रहा है, राइट, और अभी इस समय भी चल रहा है। तो कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में भी कंटिन्यूअस चल रहा है, अगर हम उसे डिस्क्राइब करते हैं तो उस समय हम जिस टेंस का यूज करते हैं वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो है हम हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रिपेयर के आगे हमने आईएनजी लगा दिया, प्रिपेयरिंग हो गया, राइट। तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है किसी चीज को लिखते हैं तो हम हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि मिसेस शॉ हैज बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग, सुबह से कमरा साफ कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं मतलब। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी, स्टूडेंट्स जो है एक प्ले जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टोरी के बारे में। तो पहले से जो है स्टार्ट हो चुका है वो प्रिपरेशन, अभी तक चल रहा है, प्रैक्टिस जो है स्टार्ट हुई थी अभी तक कंटिन्यूअस है। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में इस समय अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा हो, तो कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे होता है, हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और इस समय भी कंटिन्यूअस है। इसको लिखने के लिए हम हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि इस समय हो रहा है, करंट टाइम में जो है वो एक्शन चल रहा है, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। इसको लिखने के लिए जो है हम सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज, स्टूडेंट्स जो है एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यानी इस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में ये एक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है पास्ट में स्टार्ट हुआ था इस समय कंटिन्यूअस है, ये एक्शन इस समय हो रहा है। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, वो जो है हफ्तों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। प्रिपरेशन जो है हफ्तों पहले स्टार्ट हो गया था, अभी तक चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। The performers are rehearsing every day and their excitement is growing. परफॉर्मर्स जो है हर रोज जो है रिहर्सल कर रहे हैं और उनका एक्साइटमेंट जो है बढ़ता जा रहा है। The sound in charge is testing the microphones to check the sound quality. Everyone has been working hard and now the place is buzzing with energy and excitement. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो कितने टाइप के होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें जो है आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन बता रहे हो, जैसे कि देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कहने के लिए कुछ होता है, कि इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं मैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
ये जो है फुल स्टॉप में एंड होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क में एंड होगा। जैसे कि व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, मैं क्या करूं, राइट? क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में एंड होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जब आप जो है सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, ये जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क में एंड होता है। ये देखिए, ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। What beautiful children you have, मिसेस हार्डिंग। मिसेस हार्डिंग, आपके बच्चे कितने खूबसूरत हैं, राइट? मैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको बता रही हूँ कि अरे आपके बच्चे कितने खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जब आप जो है किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई कमांड कर रहे हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो कि ये करो वो करो, जूते वहां रखो, चप्पल वहां रखो, या फिर अगर आप उस किसी से जो है कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज मुझे पानी ला के दे दो, प्लीज मुझे खाना दे दो, तो ये हुए इम्पेरेटिव सेंटेंस और ये जो है फुल स्टॉप में एंड होते हैं। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, वो जो कोट है अपने बेडरूम में रख दो उसे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे ये जो पहला सेंटेंस है ये है डेक्लरेटिव, क्योंकि इसमें मैं कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम। सेकेंड है एक्सक्लेमेटरी, व्हाट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वाज, राइट? आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड है हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली, ये क्या है? क्वेश्चन है, राइट? तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट टुडे, अगेन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेनबो, ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर, इसमें मैं किसी को कोई ऑर्डर दे रही हूँ, राइट? कि डिनर से पहले अपना कमरा साफ करो, तो ये हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। द चिल्ड्रेन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर देयर मम, ये है डेक्लरेटिव, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। टर्न ऑफ द म्यूजिक, ये है इम्पेरेटिव, क्योंकि इसमें आप कोई ऑर्डर दे रहे हो, म्यूजिक को बंद कर दो। नेक्स्ट जो है हमारी ट्रांसक्रिप्ट की एक्टिविटी है। ट्रांसक्रिप्ट आपको पेज 89 पे मिल जाएगी। तो पहले वाले का करेक्ट आंसर है इम्पेशेंटली। हाउ डिड द सन बिहेव इन द ग्रोसरी क्यू? इम्पेशेंटली। सेकेंड है द मदर फाइनली रिफर्स टू हर सन एज अ पोलाइट यंग मैन। आप जब ये ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ोगे तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपको अगेन वो ट्रांसक्रिप्ट को सुनना है और बताना है इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन से चार करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सेवन स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट है इंटोनेशन एंड सेंटेंस स्ट्रेस। नाउ इंटोनेशन क्या है? हमारी ये जो टोन है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसमें ये जो राइज एंड फॉल आ रहा है, उतार और चढ़ाव आ रहा है मेरी बात करने की टोन में, वो है इंटोनेशन। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो टोन थोड़ी हाई हो गई, कोई दुखी वाली बात कर रही हूँ तो टोन लो हो गई, गुस्सा कर रही हूँ तो टोन और ज्यादा हाई हो गई। तो ये जो चेंजेस है मेरी टोन में, जो आवाज ऊपर नीचे जा रही है, वो हो गया इंटोनेशन। नाउ सेंटेंस स्ट्रेस जो है उसका मतलब है जब कोई सेंटेंस में बोल रही हूँ तो कौन से वर्ड पे मैं स्ट्रेस कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ हम वहां गए थे, तो यहाँ पे जो है फ्लैट सेंटेंस बोला है कि हम वहां पे गए थे, एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब यही जो है अगर मुझे इसे क्वेश्चन बनाना है तो मैं कहूंगी हम वहां गए थे। तो यहाँ पे ये जो गए थे इस पे जो है मैंने ज्यादा फोकस कर दिया है, राइट? स्ट्रेस इस पे थोड़ा ज्यादा आ गया है, मैंने इसको थोड़ा ज्यादा लंबा खींचा है, थोड़ा इस पे टाइम ज्यादा दिया है, इस वर्ड पे स्ट्रेस ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन की तरह पूछना है। तो आप किसी सेंटेंस में किसी भी जो है वर्ड पे स्ट्रेस जब दे रहे हो तो उससे सेंटेंस का मीनिंग डिसाइड हो रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप किसी सेंटेंस को बोलो करेक्ट वर्ड पे स्ट्रेस करो। जैसे कि आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, मैंने आज दोपहर में मिसेस कॉटर को देखा। नाउ ये सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिसेस कॉटर, तो मेरा स्ट्रेस जो है मिसेस कॉटर पे जाएगा। नाउ जब मैं किसी वर्ड पे स्ट्रेस दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस वर्ड को ज्यादा लाउडली बोल रही हूँ, नहीं।
वो नहीं होगा। स्ट्रेस का मतलब है आप जो है उस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दे रहे हो, थोड़ा जोर ज्यादा दे रहे हो, बट उसके आप साउंड को चेंज नहीं कर रहे हो। साउंड चेंज करना इंटोनेशन होता है। हम यहाँ पे स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, किस वर्ड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। Speak the following declarative sentences with falling intonation and stress the highlighted words. तो यहाँ पे ये जो highlighted words हैं इन्हें stress करना है, और जो intonation है यानी जो आपकी टोन है वो गिरती हुई होनी चाहिए, थोड़ी नीचे ले आइए टोन को, ग्राफ जो है नीचे जाए आपकी टोन का। तो कैसे बोलेंगे? The room looks cleaner now. You always talk too much. You leave your clothes all over the house. नेक्स्ट जो है हमें ये 1 to 5 सेंटेंसेस जो है मैरी की तरह बोलने हैं। नाउ इसमें ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन्हें हमें स्ट्रेस करना है। तो हर सेंटेंस जो है सेम है, बट जो वर्ड है वो स्ट्रेस करने वाला वो डिफरेंट है, राइट? जैसे पहले में आए है, सेकंड में डिडंट पे फोकस है, थर्ड में हर्ट पे है, फोर्थ में एनीवन पे, और फिफ्थ में टुडे पे। नाउ जब आप अलग अलग वर्ड्स पे फोकस कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, जो मीनिंग आप कन्वे कर रहे हो वो अलग हो जा रहा है। तो जैसे पहला वाला है उस पे आई पे फोकस है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे। आज जो है मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई स्पेसिफिकली डिड नॉट हर्ट एनीवन, पॉसिबली इम्प्लाइंग समवन एल्स माइट हैव। मतलब मैंने आज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, हो सकता है किसी और ने पहुंचाया हो, बट मैंने नहीं पहुंचाया है। सेकंड है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे। आज मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब हो जा रहा है द एक्शन ऑफ हर्टिंग एनीवन डिड नॉट ऑकर टुडे। आज के दिन ये नहीं हुआ है, किसी को दुख पहुंचाने का काम जो है आज नहीं हुआ है। तो जब आपने डिडंट पे फोकस करा तो मीनिंग चेंज हो गया। थर्ड है, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे। आज मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो इससे क्या हो जा रहा है, आई माइट हैव डन अदर थिंग्स बट डिड नॉट हर्ट एनीवन। हो सकता है मैंने कुछ और बहुत कुछ किया हो बट किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, ये काम आज नहीं किया है। बाकी गड़बड़ की हो सकती है, किसी को मारा पीटा हो बट किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो जो है जब आपने हर्ट पे फोकस करा तो ये जो है इसका मीनिंग चेंज हो गया। आई डेंट हर्ट एनीवन टुडे। तो जब जो है आप एनीवन पे फोकस कर रहे हो तो मीनिंग हो जा रहा है कि मैंने बहुत कुछ बोला हो सकता है आज के दिन में, बट किसी इंसान को दुखी नहीं किया होगा। हो सकता है कुछ बहुत कुछ बोल दिया हो, मैंने किसी को कुछ कह दिया हो, बट किसी को दुखी नहीं किया है। जो फिफ्थ सेंटेंस है उसमें हम टुडे पे फोकस कर रहे हैं, आई डेंट हर्ट एनीवन टुडे। तो इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जनरली जो है मैं लोगों को दुखी कर देता हूँ, बट आज नहीं किया है। मतलब हो जाता है जनरली, बट आज के दिन में नहीं हुआ है। तो ये देखिए, जब भी आप जो है अपना स्ट्रेस जो है वो चेंज कर रहे हो वर्ड पे, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपको बोला गया है कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसे राइजिंग इंटोनेशन के साथ बोलना है, यानी स्ट्रेस मिसेस कॉटर पे करो, बट दिस आफ्टरनून जो है इसे राइजिंग इंटोनेशन ले आओ, यानी जो आपकी पिच है आवाज की उसे ऊंचा कर दो। तो क्या होगा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, क्या मैंने उन्हें दिस आफ्टरनून आज की दोपहर में देखा है? राइट, ये क्वेश्चन बन गया। तो अगर जो है आपने इंटोनेशन को चेंज कर दिया, फॉलिंग की बजाय राइजिंग इंटोनेशन इस सेंटेंस में कर दिया, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, तो जो है ये सेंटेंस क्वेश्चन हो जा रहा है। तो अगर जो है हम सेंटेंस में गलत जगह पे इंटोनेशन जो है राइजिंग फॉलिंग करेंगे, गलत जगह पे स्ट्रेस करेंगे, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपको बोला गया है कि ये जो प्ले है इसे शॉर्ट स्टोरी की तरह लिखना है, और यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि आप ये सारे पॉइंट्स जो है अपनी स्टोरी में ऐड करो। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे स्टोरी को लिखा है। Mary tries to say the right thing. Mary Shaw was a talkative girl who lived with her mother in Lanfield. One day her mother invited two guests, Mrs. Harding and Mrs. Lee, for tea. She wanted to make a good impression and warned Mary to be polite and say only kind things. Mary was excited and promised to behave well. Her mother told her to smile, speak nicely, and ask the guests to stay longer when they were ready to leave. When the guests arrived, Mary tried to help with the conversation.
But she made many mistakes. She said Mrs. Harding had children. She didn't. Made fun of bankers. Mrs. Lee's brother was one. Laughed at someone's clothes. Mrs. Harding wore the same. And even insulted their dog without knowing it was theirs. At the end, when she was supposed to say, "Must you go? Can't you stay?" Mary got confused and said the opposite. "Must you stay? Can't you go?" The guest felt uncomfortable and her mother was very embarrassed. Mary learned that it's not just about talking, but saying the right thing in the right way at the right time. नेक्स्ट हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। आपको जो है इस प्ले का कोई भी फेवरेट आपका पार्ट हो वो इनएक्ट करना है, यानी एक्ट करके दिखाना है। तो उसमें जो है आपको हर मेंबर को जो भी आपके ग्रुप में है उसे अलग अलग रोल देने हैं। कोई जो है कैरेक्टर्स होगा, कोई मिसेस शॉ होगा, कोई मिसेस ली होगा, कोई जो है इस प्ले का नरेटर होगा और कोई डायरेक्टर होगा, यानी डायरेक्ट करेगा कि कब जो है कौन सी लाइन बोलनी है, किसे बोलनी है, कौन कहाँ खड़ा होगा, कैसा सेट होगा, ये सब जो है डायरेक्टर का काम होगा। तो ऐसे जो है आपको हर पर्सन को ग्रुप में जो है अलग अलग रोल दे देने हैं। उसके बाद आपको जो है ये प्ले एनैक्ट करके दिखाना है और एक्शंस एक्सप्रेशंस जो है सब कुछ आपको ऐड करने हैं। जो भी आपको प्ले में दिया गया है कि अब सब लोग चुप हो गए हैं, सब थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, जो भी आपको ब्रैकेट में उसमें लिखा गया है कि राइट नाउ एवरीबडी इज लुकिंग हियर एंड देयर, द रूम इज क्वाइट, ये सब चीजें जो है आपको अपने प्ले में ऐड करनी है। नेक्स्ट आपको जो है फाइंड आउट करना है कि कैसे जो है अलग अलग भाषाओं में लोग जो है अपने गेस्ट को ग्रीट करते हैं और घर में वेलकम करते हैं। तो हिंदी में ऑफ कोर्स हम कहते हैं स्वागत है, आइए, राइट। इंग्लिश में कहते हैं वेलकम, प्लीज कम इन। स्पेनिश में कहते हैं बिएनवेनिडो। फ्रेंच में कहते हैं बिएनवेन्यू। जर्मन में कहते हैं वेलकॉमन। जापानीज में ये है जिसे मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में कैसे जो है हम गेस्ट को ग्रीट करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा भी ऑफ कोर्स और बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो आप ऐड कर सकते हो। तो गूगल से सर्च करके या फिर आपके फ्रेंड से पूछ के जो कि उस लैंग्वेज के नेटिव हों, आप उन सबको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके। वसुधैव कुटुंबकम ये जो है संस्कृत का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि सारी दुनिया जो है वो एक परिवार है। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, ईव का मतलब होता है, और कुटुंबकम का मतलब होता है फैमिली। तो सारी जो दुनिया है वो एक परिवार है। ये फ्रेज जो है ये इंडिया के जो पुराने टेक्स्ट हैं जैसे कि उपनिषद है और हितोपदेशा है उसमें से आया है ये फ्रेज। This saying highlights the interconnectedness of all people, suggesting that humanity is part of a single global family. ये जो saying है इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये आपस में कनेक्टेड है और हम सब जो है एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं। It encourages unity, cooperation and treating others with kindness and empathy regardless of differences in nationality, race और religion। इससे जो है हमें इस चीज का बढ़ावा मिल रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो एक है, राइट। हमें एकता के साथ रहना चाहिए, हर किसी को जो है काइंडनेस के साथ, दया के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। भले ही जो है उसका देश अलग हो, उसका रंग अलग हो, उसका रूप अलग हो, उसका धर्म अलग हो, उसके बेसिस पे हमें किसी को ट्रीट नहीं करना है, सबको एक समान ट्रीटमेंट देना है। The message is often used to promote global peace and natural mutual understanding among diverse cultures and nations। इस मैसेज का जो है हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया में शांति का प्रचार करने के लिए और इस चीज की वैल्यू समझाने के लिए कि ये जो हमारा कल्चर है इसमें ये जो इतनी भिन्नताएं हैं, इतना जो अलग अलग कल्चर है, उसके बावजूद भी जो है हम एक हैं। तो हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है इन सब डाइवर्सिटीज के होते हुए भी। Vasudhaiv Kutumbakam was chosen as the theme for the G20 summit, which captured the essence of global unity, common bonds, and shared aspirations for a better future। तो जो G20 समिट हुआ था उसमें जो है जो थीम थी उसकी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी जो दुनिया है वो एक परिवार की तरह है। तो इसमें जो मेन चीज थी वो क्या थी, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में जो है एकता होनी चाहिए, खाली भारत में नहीं,
पूरी दुनिया को एक होना चाहिए। हम सब जो है किसी कॉमन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, राइट? हम सब के बीच में एक चीज कॉमन है, हम सब इंसान हैं, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। तो ये चीज हमें जोड़े हुए है। तो अगर हमें अपना फ्यूचर बेटर करना है, अगर हमें दुनिया को अच्छा करना है, तो सबको साथ में काम करना होगा। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.